हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो आज मैं नया यूनिट शुरू करने जा रहा हूँ। यूनिट के नाम है प्रिंसिपल स्ट्रेसेस, प्रिंसिपल स्ट्रेन एज वेल एज प्रिंसिपल प्लेन, यूनिट नंबर 3। तो फर्स्ट लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर में मैं पढ़ाऊँगा पहले कि वेरियस टाइप ऑफ स्ट्रेसेस आर प्रेजेंट। तो कौन कौन से टाइप ऑफ स्ट्रेसेस अवेलेबल है उनके बारे में मैं पढ़ाऊँगा। देखिए, पहला हो गया यूनिएक्सियल स्ट्रेस। यूनिएक्सियल स्ट्रेस एक वही स्ट्रेस है जो यूनि का मतलब है वन डायरेक्शन, जो वन डायरेक्शन में अप्लाई करते हैं, मतलब होते हैं। हम लोग जिसको भी वन डायरेक्शन में हम लोग अप्लाई करते हैं उसी को हो गया हम लोग बोलते हैं यूनिएक्सियल स्ट्रेसेस। सिमिलरली बायएक्सियल स्ट्रेसेस का मतलब क्या है, बायएक्सियल का मतलब क्या है और एक्सियल का मतलब क्या है, इन दी सिंगल लाइन, एक्सियल पोजिशन। जैसे हम लोग लॉन्गिट्यूडनल लोड होते थे या एक्सियल लोड होते थे, सेम लाइन में ही रहते थे। सिमिलरली वन डायरेक्शन में एक्सियल दोनों ही सेम लाइन में रहते हैं, जैसे सिग्मा 1 और सिग्मा 1 दोनों ही एक ही लाइन में है। सिमिलरली बायएक्सियल का मतलब है दोनों, बायएक्सियल का मतलब है एक्सियल है लेकिन दो डायरेक्शन में एक्सियल है, दैट इज सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2। उसके बाद नेक्स्ट हो गया आप लोगों का ट्राइएक्सियल। ट्राइएक्सियल का मतलब है, ट्राइएक्सियल स्ट्रेस इज द टाइप ऑफ स्ट्रेस विच इज अप्लाइड इन 3 डायरेक्शन, दैट इज x, y and z डायरेक्शन, दैट इज सिग्मा 1 x डायरेक्शन, सिग्मा 2 y डायरेक्शन एंड सिग्मा 3 इन z डायरेक्शन। ट्राइएक्सियल स्ट्रेसेस हो गया इनके बारे में। अब नेक्स्ट है आइसोट्रोपिक स्ट्रेस। आइसोट्रोपिक स्ट्रेस एक वही स्ट्रेसेस है, दी 3 प्रिंसिपल स्ट्रेसेस, दैट इज सिग्मा 1, सिग्मा 2 और सिग्मा 3 जो स्ट्रेसेस है वो तीनों ही स्ट्रेस क्या है, सेम है। आइसोट्रोपिक का मतलब है कि दे आर सेम इन ऑल दी डायरेक्शंस। डायरेक्शन को देखा जाए कि आइसोट्रोपिक का मतलब है अगर हर एक डायरेक्शन से वो स्ट्रेसेस सही हो, सेम हो, उसी को हम लोग बोलते हैं आइसोट्रोपिक स्ट्रेसेस, दैट इज सिग्मा 1, सिग्मा 2 एंड सिग्मा 3 आर सेम इन ऑल डायरेक्शंस। अकेले यही नहीं, अगर दूसरा डायरेक्शन में भी स्ट्रेसेस रहेगा तो वो भी इक्वल होगा, उसी को हम लोग आइसोट्रोपिक स्ट्रेसेस बोलते हैं। जो भी राइट में डायग्राम्स है, डायग्रामेटिकली मैं शो करके रखा हूँ, वही हो गया आप लोग का स्ट्रेसेस। अब एक्सियल स्ट्रेसेस, 2 of 3 प्रिंसिपल स्ट्रेसेस आर इक्वल। उसके बाद नेक्स्ट है आप लोगों का एक्सियल स्ट्रेसेस हो गया जो एक्सियल डायरेक्शन में अप्लाई होते हैं, दैट इज, एंड ये भी देखना है आपको 2 of 3 प्रिंसिपल स्ट्रेसेस आर इक्वल, दैट इज सिग्मा 1 इज इक्वल टू सिग्मा 2 और सिग्मा 2 इज इक्वल टू सिग्मा 3। उसके बाद नेक्स्ट है आप लोगों का हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेसेस। हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेसेस वही स्ट्रेसेस है जो ज़्यादातर हम लोग लिक्विड, जैसे हम लोगों का हो गया, मान लीजिए एक पानी है, पानी के नीचे हम लोगों ने एक क्यूब को रख दिया, तो उस क्यूब में क्या होगा, बिलो दी वाटर या विद इन दी वाटर द स्ट्रेसेस विल बी सेम इन ऑल दी डायरेक्शंस। तो उसी को हम लोग हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेसेस बोलते हैं। हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेसेस जो होते हैं वो हर एक डायरेक्शन पे सेम होते हैं, लेकिन जो भी एलिमेंट होगा वो वाटर के नीचे होना चाहिए। मतलब जैसे एक्चुअली होता क्या है, अगर डिफरेंट डायरेक्शंस में स्ट्रेसेस जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। क्यों? क्योंकि दे विल डिपेंड अपॉन द पॉइजन्स रेशियो। जैसे लेटरल डायमेंशन के ऊपर सभी को पता है कि पॉइजन्स रेशियो के ऊपर डिपेंड करते हैं, लेकिन वाटर के नीचे, पानी के नीचे क्या होते हैं, पॉइजन्स रेशियो के ऊपर डिपेंड नहीं करते। तीनों ही स्ट्रेसेस या कोई भी डायरेक्शन पे स्ट्रेसेस क्या होगा, सेम होगा, एंड दैट इज नोन एज द हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेसेस। लेकिन आइसोट्रोपिक जो स्ट्रेसेस मैंने बताया था अभी आप लोगों को, जो आइसोट्रोपिक स्ट्रेसेस है ये पानी के नीचे नहीं है। अगर कोई भी एलिमेंट पानी के ऊपर हो लेकिन हर एक डायरेक्शन पे सेम है, उसको हम लोग आइसोट्रोपिक स्ट्रेसेस बोलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है आप लोगों का यूनिएक्सियल स्ट्रेसेस ऑन ऑब्लिक प्लेन। ठीक है, पहले तो एक प्रिज्मेटिक बार लिया गया है, उसमें यूनिएक्सियल स्ट्रेसेस अप्लाई किया गया है, जैसे पी एंड पी।
दो एक ही डायरेक्शन पे फोर्स अप्लाई किया गया है, लेकिन उसके बाद एक ऑब्लिक प्लेन है। ऑब्लिक प्लेन कौन सा है? जो वाई वाई डायरेक्शन पे दिखा के रखा हूं, जो वाई एंड वाई में जो दिखा के रखा हूं, दिस इज नोन एज द यूनिक जो भी है ऑब्लिक प्लेन। अब जो ऑब्लिक प्लेन है उसमें मुझे क्या करना है? उसमें मुझे फाइंड आउट करना है द परपेंडिकुलर स्ट्रेसेस एज वेल एज द शियर स्ट्रेस। जो परपेंडिकुलर स्ट्रेस है उसको हम लोग नॉर्मल स्ट्रेस बोलते हैं, और दूसरा वाला है शियर स्ट्रेस विच इज पैरेलल टू द ऑब्लिक प्लेन। इन दोनों जो भी दो स्ट्रेसेस है, इन दोनों को फाइंड आउट करना मेरा मेन एम है। अब देखिए, इन दोनों को फाइंड आउट करने के लिए वी शुड नो द एंगल बिटवीन द ट्रांसवर्स डायरेक्शन ऑफ द प्लेन, between the transverse direction of the load applied and the oblique plane। इन दोनों के बीच में जो भी एंगल है थीटा, वो मुझे पता होना चाहिए पहले ही। और जैसे क्वेश्चन में क्या होगा, दिया रहेगा द एंगल बिटवीन द ऑब्लिक प्लेन एंड द ट्रांसवर्स डायरेक्शन ऑफ द लोड अप्लाइड। अगर ऐसे दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है, थीटा की वैल्यू है। लेकिन अगर हम लोग के पास ये थीटा की ये एक्स वैल्यू दिया गया है, जैसे द एंगल बिटवीन द ऑब्लिक प्लेन एंड द प्लेन अलोंग व्हिच द लोड इज अप्लाइड। ये जो प्लेन है, लोड अप्लाई इसी डायरेक्शन में किया गया है। तो अगर ये एंगल दिया गया है तो हम लोग थीटा एंगल कैसे फाइंड आउट करूंगा? थीटा विल बी इक्वल टू दी 90 डिग्री माइनस ऑफ एक्स। तो हम लोगों को ये आना चाहिए, इन दोनों में से कोई एक एंगल रहेगा। अगर थीटा दिया है तो बिल्कुल परफेक्ट है, क्योंकि हम लोग को थीटा एंगल चाहिए न्यूमेरिकल्स करने के लिए। लेकिन अगर एक्स दिया गया है तो हम लोग थीटा कैसे फाइंड आउट करेंगे? 90 डिग्री टोटल 90 डिग्री है दोनों को मिला के। सो 90 डिग्री माइनस ऑफ एक्स विल बी इक्वल टू द थीटा। सो थीटा विल बी इक्वल टू 90 माइनस ऑफ एक्स। इस तरीके से मुझे थीटा एंगल फाइंड आउट करना है। एक बार मैंने थीटा एंगल फाइंड आउट कर लिया, उसके बाद मैं न्यूमेरिकल कर सकता हूं। न्यूमेरिकल्स में मुझे सब्स्टिट्यूट करना है थीटा एंगल। अब देखिए मैं कैसे करूंगा। जैसे ये ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल में मुझे थीटा एंगल पता है, और ये जो एरिया है, इस एरिया को मैं ए मानूंगा। फिर व्हाट विल बी दिस एरिया इन दी जो भी है, तो मुझे जैसे पता है व्हाट इज कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेन्यूज। सो कॉस थीटा क्या हो जाएगा? कॉस थीटा विल बी इक्वल टू ए बाय एक्स हो जाएगा। अब एक्स क्या हो जाएगा? ये जो एक्स है, ऑब्लिक प्लेन जो है, ऑब्लिक प्लेन में एरिया क्या हो जाएगा? एक्स विल बी इक्वल टू ए डिवाइडेड बाय कॉस थीटा हो जाएगा। अब ये जो एरिया है, ये एरिया मुझे जरूरत है। सो द एरिया अलोंग द ऑब्लिक प्लेन इज इक्वल टू द ए डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, एरिया मैंने फाइंड आउट कर दिया अलोंग द वाई वाई प्लेन और अलोंग द ऑब्लिक प्लेन। उसके बाद नेक्स्ट मुझे फाइंड आउट क्या करना है? नेक्स्ट मुझे फाइंड आउट करना है कि जो नॉर्मल स्ट्रेसेस है, डेट इज सिग्मा एन एंड शियर स्ट्रेस, इन दोनों को मुझे फाइंड आउट करना है। अब देखिए, जो लोड अप्लाई करके रखा हूं डेट इज पी, ये पी इस डायरेक्शन पे है। तो पी अगर इस डायरेक्शन पे है तो मुझे दो चीजें को फाइंड आउट करना है, एक सिग्मा एन एंड एक टाउ। सो अगर मुझे ये थीटा एंगल पता है, एक्चुअली क्या होता है जब ये एंगल थीटा होगा तो सिमिलरली क्या होता है, ये एंगल भी थीटा हो जाता है। ये बाय द लॉ ऑफ ज्योमेट्री हम लोग को पता है। और अगर ये पता है कि ये एंगल थीटा है, तो जो ये P है, ये P को अगर हम लोग रिजॉल्व करेंगे तो along the sigma n it will become P cos theta and along the shear it will become P sin theta। ये रिजॉल्व करने से हम लोग के पास ये वैल्यू आता है। ठीक है, रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस में ये आता है। हम लोग के पास सभी को ये पता है कि जब हम लोग फोर्सेस को रिजॉल्व करते हैं तो जिसके साथ थीटा होते हैं उसके साथ कॉस आते हैं, और जिसके साथ थीटा नहीं होते उसके साथ साइन आते हैं। सो P cos थीटा एंड P sin थीटा आ गया।
तो ये दोनों फोर्सेस क्या है, सिग्मा एन इज इक्वल टू पी कॉस थीटा आ गया, मतलब सिग्मा एन के डायरेक्शन में पी कॉस थीटा आ गया, और शियर के डायरेक्शन पे जो भी लोड है वो पी साइन थीटा आ चुका है, पी साइन थीटा एंड पी कॉस थीटा आ गया है। अब उसके बाद नेक्स्ट आप लोग देखना, सिग्मा एन इंटू एरिया, ये जो सिग्मा एन है, अभी सिग्मा एन के साथ कौन सा एरिया है। अब जैसे और एक चीज मैं बोल रहा हूं, जो सिग्मा एन है, सिग्मा एन के डायरेक्शन, सिग्मा एन जो है परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, उस परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कौन सा हम लोग के पास लोड है, पी कॉस थीटा। लेकिन हम लोग को पता है दैट स्ट्रेस इज इक्वल टू लोड बाय एरिया होते हैं, लोड बाय एरिया। अब सिग्मा एन के डायरेक्शन पे कौन सा लोड है हम लोग के पास, पी कॉस थीटा है, पी कॉस थीटा बाय एरिया कौन सा है, डिवाइडेड बाय एरिया। एरिया जो है जिस एरिया में ये सिग्मा एन अप्लाई करके रखा हूं वो एरिया हो गया आपका ए कॉस थीटा। सो स्ट्रेस इज इक्वल टू लोड बाय एरिया, सो स्ट्रेस इंटू एरिया। सो अभी क्या लिखना है मुझे, स्ट्रेस इंटू एरिया इज इक्वल टू लोड। सो जैसे आप लोग देखिए, स्ट्रेस इंटू एरिया विल बी इक्वल टू लोड। सिमिलरली अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं तो सिग्मा एन विल बी इक्वल टू पी बाई ए कॉस स्क्वायर थीटा बन जाएगा। सो फाइनली हम लोग के पास फॉर्मूला क्या आ गया, सिग्मा एन विल बी इक्वल टू पी बाई ए कॉस स्क्वायर थीटा। सिमिलरली जो शेयर वाला डायरेक्शन है, मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, जो शेयर वाला डायरेक्शन है, तो शेयर वाला डायरेक्शन में क्या है, जो शेयर हम लोग अप्लाई कर रहे हैं उसी एरिया में ही, तो शेयर जो एरिया है उस एरिया में हम लोग का क्या हो जाएगा, सेम ही एरिया रहेगा, डेट इज ए डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। लेकिन जो लोड है वो क्या आ रहा था, एक डायरेक्शन परपेंडिकुलर डायरेक्शन पे आ रहा था पी कॉस थीटा, एक में आ रहा था पी साइन थीटा। तो हम लोग लेंगे अभी पी साइन थीटा। सो पी साइन, देयरफॉर अभी हम लोग के पास है पी साइन थीटा। देखिए स्ट्रेस इनटू एरिया, वही एरिया इज इक्वल टू पी साइन थीटा। सो देयरफॉर द स्ट्रेस विल बी इक्वल टू, सिंप्लीफाई करेंगे तो p बाई ए इंटू कॉस थीटा साइन थीटा। लेकिन हम लोग को पता है अगर हम लोग 2 से डिवाइड कर देंगे तो 2 मल्टीप्लाई भी होना होगा। सो p बाई 2 है इंटू 2 साइन थीटा कॉस थीटा। 2 साइन थीटा कॉस थीटा को लिख सकते हैं साइन 2 थीटा, ये सभी को पता है। साइन 2 थीटा का मतलब है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। 2 से मल्टीप्लाई भी कर दिया, 2 से डिवाइड भी कर दिया। तो सिमिलरली हम लोग के पास ये दो फॉर्मूला आ चुका है। एक है सिग्मा एन इज इक्वल टू पी बाई ए कॉस स्क्वायर थीटा, एक शियर स्ट्रेस इज इक्वल टू पी बाई 2 ए साइन 2 थीटा। उसके बाद हम लोग को ये फाइंड आउट करना है कि मैक्सिमम वैल्यू सिग्मा एन का क्या हो सकता है। सिग्मा एन की मैक्सिमम जो वैल्यू है वो हो सकता है अगर थीटा की वैल्यू 0 डिग्री हो जाए तो मैक्सिमम वैल्यू सिग्मा एन का आ सकता है, क्योंकि cos 0 इज इक्वल टू 1 हो जाता है और मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा आपका p बाई ए। सिमिलरली मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस वन इज इक्वल टू p बाई ए है, और व्हेनेवर थीटा इज इक्वल टू 0 मैक्सिमम इज इक्वल टू p बाई ए। और लेकिन एक चीज ध्यान रखना, अगर 0 डिग्री होगा तो शियर स्ट्रेस विल बी इक्वल टू 0। सिमिलरली अगर थीटा की वैल्यू 45 हो जाए, 45 डिग्री हो जाए या पाई बाई 4 हो जाए तो शियर स्ट्रेस मैक्सिमम आएगा, क्योंकि साइन 2 इंटू 45 सो साइन 90 हो जाता है। सो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस विल बी इक्वल टू p बाई 2a हो जाएगा, डेट विल बी द मैक्सिमम। एंड लेकिन अगर 45 डिग्री या 90 डिग्री 45 डिग्री रहे थीटा की वैल्यू तो यहाँ पे 1/√2 हो जाएगी, लेकिन सिग्मा एन हम लोग का मैक्सिमम नहीं होगा। तो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस विल बी व्हेन सिग्मा 2 थीटा इज इक्वल टू 1, और 2 थीटा कब बनेगा, व्हेनेवर थीटा सिग्मा 2 थीटा इज इक्वल टू 1 बनेगा।
सिग्मा 2 थीटा 1 कब बनता है? व्हेन एवर 2 थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। सो 2 थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री का मतलब क्या होगा? थीटा इज विल बी इक्वल टू 45 डिग्री। तो ये हो गया आप लोगों का स्ट्रेसेस ऑन एन ऑब्लिक प्लेन व्हेन एवर यूनिएक्सियल स्ट्रेसेस इज बीइंग अप्लाइड। अभी मुझे और एक चीज फाइंड आउट करना है। अगर कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रेसेस फाइंड आउट करना है, जैसे कोई भी एक प्लेन है, जैसे यहाँ पे एक प्लेन है, ओके रुकिए, इससे पहले मैं एक न्यूमेरिकल कराऊंगा आप लोगों को। ये भी चीज़ सभी को क्लियर होना चाहिए। जैसे मैंने अभी बताया था कि अगर ये थीटा वैल्यू दिया है तो ये थीटा, जो ये थीटा, अगर ये एंगल दिया हुआ है तो ये एंगल हम लोग को कैसे फाइंड आउट करेंगे? मैंने ऑलरेडी बता दिया था, 90 माइनस ऑफ थीटा करेंगे या 90 माइनस ऑफ एक्स करेंगे, जो भी दिया है इस तरीके से फाइंड आउट करना है। ये ऑलरेडी मैंने बता कर रखा था पहले ही। तो जैसे अभी एक न्यूमेरिकल है, जैसे दिया हुआ है ए मेटल ब्लॉक ऑफ, एरिया दिया हुआ है इसका, कैरीज एन एक्सियल टेंजाइल लोड ऑफ 10 किलो न्यूटन। टेंजाइल लोड दिया हुआ है, पी का वैल्यू दिया हुआ है 10 किलो न्यूटन फॉर एन इंक्लाइन प्लेन 30 डिग्री विद द डायरेक्शन ऑफ लोड अप्लाइड। यहाँ पे कौन सा डायरेक्शन लोड अप्लाई, ये डायरेक्शन है, और इंक्लाइन प्लेन के साथ डायरेक्शन ये दिया हुआ है 30 डिग्री। लेकिन मुझे एंगल कौन सा चाहिए? मुझे चाहिए थीटा। थीटा विल बी इक्वल टू क्या बनेगा? 90 डिग्री माइनस, क्योंकि दो मिला के, दोनों ही एंगल मिला के 90 डिग्री होते हैं, तो थीटा विल बी इक्वल टू द 90 माइनस ऑफ 30 डिग्री होगा। तो देयरफॉर थीटा विल बी इक्वल टू 60 डिग्री हो जाएगा। अगर 60 डिग्री हम लोग के पास वैल्यू आ चुका है तो डायरेक्टली फॉर्मूला के हिसाब से व्हाट विल बी द सिग्मा एन विल बी इक्वल टू, पी का वैल्यू दिया है, एरिया का वैल्यू दिया है, सो p by a इंटू कॉस स्क्वायर थीटा एंड shear स्ट्रेस विल बी इक्वल टू p by 2a sin 2 थीटा। ये दो फॉर्मूला लगाऊंगा तो मेरे पास सिग्मा एन भी आ जाएगा, नॉर्मल स्ट्रेसेस इन एन ऑब्लिक प्लेन एंड shear स्ट्रेस इन एन ऑब्लिक प्लेन, दोनों ही वैल्यू आ जाएगा मेरे पास। तो सभी लोग एक बार देखिए, सिग्मा एन इज इक्वल टू पी बाई ए कॉस स्क्वायर थीटा। सो p किलो न्यूटन में दिया हुआ था, इसको न्यूटन में कर लिया। एरिया दिया हुआ था mm स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर 60 कर दिया, तो 25 न्यूटन पर mm स्क्वायर या 25 मेगापास्कल आ चुका है। नेक्स्ट shear स्ट्रेस p बाई 2a sin 2 थीटा, इसको भी कर दिया तो वैल्यू हम लोग के पास आ रहा है 43.3 मेगापास्कल, ये भी वैल्यू आ चुका है। व्हाट विल बी द मैक्सिमम shear स्ट्रेसेस? नाउ द मैक्सिमम से देखिए, shear स्ट्रेस मैक्सिमम होने के लिए मैंने सभी को बता दिया था, मैक्सिमम shear स्ट्रेस होगा व्हेनेवर थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री, और मैक्सिमम वैल्यू का क्या होगा? p बाई 2a हो जाएगा। p बाई 2a इज इक्वल टू p और 2a कर देंगे तो 50 न्यूटन पर mm स्क्वायर 50 एम्पियर हो गया। तो ये न्यूमेरिकल हम लोग का फाइनली सभी वैल्यू इस न्यूमेरिकल में आ चुका है। उसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रेसेस। कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रेसेस वही स्ट्रेसेस है, अगर मान लीजिए जैसे यहाँ पे दिया गया है कि वी नीड टू फाइंड आउट द नॉर्मल स्ट्रेसेस एज वेल एज shear स्ट्रेसेस। पहले मैं क्या करता था? नॉर्मल स्ट्रेसेस एंड shear स्ट्रेसेस, यूनिएक्सियल स्ट्रेसेस जब दिया हुआ था, जैसे P दिया हुआ है तो एक ऑब्लिक प्लेन था जिसमें मैं सिग्मा एन एंड टाउ फाइंड आउट किया करता था। लेकिन अभी दूसरा एक प्लेन है, जो भी प्लेन है वो 90 डिग्री में इंक्लाइंड है टू दैट ऑब्लिक प्लेन। जैसे ये हम लोग का ऑब्लिक प्लेन हुआ था, इस ऑब्लिक प्लेन में 90 डिग्री में एक प्लेन है, ये जो 90 डिग्री में एक प्लेन है, इस प्लेन में मुझे फाइंड आउट करना है द shear स्ट्रेसेस एंड दी नॉर्मल स्ट्रेसेस। अब जैसे इस प्लेन में नॉर्मल स्ट्रेस हो गया 90 डिग्री में सिग्मा एन डैश, और shear स्ट्रेस हो गया टाउ डैश। ये दोनों ही चीज़ें मुझे अभी फाइंड आउट करना है, लेकिन इसको फाइंड आउट करने के लिए मुझे ये जो एंगल है डेट इज 90 डिग्री प्लस थीटा, ये मुझे पता होना चाहिए। जैसे सभी को पता है कि मैंने बताया था अभी कि ऑब्लिक प्लेन में फाइंड आउट करने के लिए ये एंगल चाहिए। सिमिलरली ऑब्लिक प्लेन में जो भी परपेंडिकुलर प्लेन है उसमें फाइंड आउट करने के लिए मुझे एंगल चाहिए ये वाला, और इस एंगल को हम लोग बोलते हैं एस्पेक्ट एंगल। एस्पेक्ट एंगल, अगर ये थीटा है तो ये आप लोगों का हो जाएगा 90 डिग्री प्लस थीटा, ये हमेशा याद रखना है। अगर ये एंगल हम लोग को दिया गया है, द एस्पेक्ट एंगल विल बी इक्वल टू द 90 डिग्री प्लस थीटा। और ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, जैसे ही मैंने अभी बताया था कि
जो भी फॉर्मूला था शियर स्ट्रेसेस का, नॉर्मल स्ट्रेसेस का, सिमिलरली उसमें सिर्फ थीटा की जो वैल्यू है उसमें मुझे एस्पेक्ट एंगल लिख देना है और बाकी सेम है। तो थीटा विल बी रिप्लेस्ड बाय 90 डिग्री प्लस थीटा एंड द फॉर्मूलाज आर सेम। तो देखिए सिग्मा एन डैश इज इक्वल टू पी बाई ए कॉस स्क्वायर 90 डिग्री प्लस थीटा, 90 थीटा दिया हुआ है, 90 प्लस थीटा फाइंड आउट करना है। और सिग्मा डैश इज इक्वल टू पी बाई 2a इंटू साइन 2 90 प्लस थीटा। तो फाइनली हम लोग के पास दो वैल्यू आ चुका है, एक पी बाई ए इंटू साइन स्क्वायर थीटा एंड दूसरा हो गया माइनस ऑफ पी बाई 2a इंटू साइन 2 थीटा। तो फाइनली ये हम लोग देख सकते हैं कि जो ऑब्लिक प्लेन है उसमें हम लोग का वैल्यू था p बाई 2a साइन 2 थीटा, और जो ऑब्लिक प्लेन में दूसरा एक प्लेन जो कि परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है उस प्लेन में जो शियर स्ट्रेस है दैट इज इक्वल टू द माइनस ऑफ द शियर स्ट्रेस इन द ऑब्लिक प्लेन। वैल्यू दोनों ही सेम है, मैग्नीट्यूड में सिर्फ माइनस साइन आ रहा है। और सिग्मा एन डैश और सिग्मा एन डैश और सिग्मा एन अगर दोनों को मैं प्लस की करूंगा तो एक में साइन स्क्वायर थीटा आ रहा है, एक में कॉस स्क्वायर थीटा आ रहा है। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 बन जाते हैं। तो फाइनली वैल्यू क्या होगा, दैट विल बी इक्वल टू द मैक्सिमम वैल्यू विच इज इक्वल टू द p बाई ए। उसके बाद यहाँ पे यही लिख के रखा है कि शियर स्ट्रेसेस का जो कॉम्प्लीमेंट्री शियर स्ट्रेस है और शियर स्ट्रेस इन द ऑब्लिक प्लेन इन दोनों की मैग्नीट्यूड सेम है, बस माइनस साइन है। दिस बस आज के लिए इतना ही था, बाकी मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को सिखाऊंगा।